तो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। कल अपन ने कुछ चीजों के सेंटर ऑफ मास डिराइव किए थे, जैसे एक रॉड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद सेमी रिंग, फिर सेमी डिस्क। यूनिफॉर्म सेमी रिंग, यूनिफॉर्म सेमी डिस्क और रॉड अपन ने मोस्टली यूनिफॉर्म ही ली थी, फिर नॉन यूनिफॉर्म भी ली थी। ठीक। फिर अपन ने ये भी देखा था कि एक सिमेट्रिकल बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास आता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आता है। कहाँ आता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। तो किसी ने ये तो पूछा ही नहीं कि सर अपन ने डिस्क विस्क का नहीं निकाला, अपन ने आधी डिस्क का निकाला, आधी रिंग का निकाला। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनना, जो आधी डिस्क होती है इसमें सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आधी डिस्क जो है इसमें सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मानते हो? दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब जिसके अबाउट ये डिस्क सिमेट्रिकल है, तो ये इसी एक्सिस पे कहीं आएगा, है ना। तो मेरी एक बात याद रखना, अगर किसी बॉडी में सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पे कहीं आएगा, और वो हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। सेमी डिस्क का, सेमी रिंग का निकाला। आज आप देखोगे मैं आधे स्फेयर का निकालूंगा, हेमिस्फेयर का, हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, इन सब का निकालूंगा, क्योंकि इन सब में एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये वर्टिकल वाली सब में। मैं आपसे पूछूं कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, पूरी डिस्क का, यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसके सेंटर पे। कहाँ आएगा? इसके सेंटर पे। कैसे? बेटा इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सोच के देखो। इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? डिस्क में मैं पूछूं कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बताओ। एक डिस्क में कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? यूनिफॉर्म डिस्क इनफाइनाइट। कितनी है? इनफाइनाइट, बिल्कुल। तो अगर एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है एक बॉडी में, यहां तो बाई चांस इनफाइनाइट है, बट अगर मैं कहूं एक बॉडी के पास एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो हमारी बात तब भी सही है। मान लो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रही, डायमेट्रिकल एक्सिस, और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रही, डायमेट्रिकल एक्सिस। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आता है, मतलब दोनों पे आएगा, मतलब उसके क्रॉस सेक्शन पे आएगा। ये रहा सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इसका मतलब अगर बॉडी में एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तब तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्सिस। तो ये बात अपन लिख सकते हैं, जैसे डिस्क के लिए था, ऐसे अपन को कोई स्क्वायर प्लेट हो, स्क्वायर प्लेट का कोई पूछे सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो इसके सेंटर पे आएगा। क्यों? किसी भी दो एक्सिस की एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी दो एक्सिस ड्रॉ कर लो, उनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ मास। किसी भी का भी, रिंग का ही पूछ लो, रिंग का, रिंग का भी कहाँ आएगा भैया? सेंटर पे। ये बात समझ आती है? रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? उसके सेंटर पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कहाँ आएगा? उसके सेंट्रोइड पे, है ना। तो ये बातें तो अपन ऐसे ही सोच सकते हैं कि किसी भी ऐसी बॉडी जिसमें एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? उनके सेंटर ऑफ, उनके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इंटरसेक्शन पे। तो ये बात अपन लिख सकते हैं, इसको अपन इन वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी हैज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर बॉडी के पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन दिस एक्सिस। जैसे एग्जांपल, सेमी डिस्क, सेमी रिंग, hollow and solid hemisphere, कोन, इन सब में एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो अपना सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे आएगा जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ अ बॉडी हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
if a body has more than one axis of symmetry, center of mass lies on their intersection point. क्योंकि स्टेटमेंट 2 के लिए स्टेटमेंट 1 तो सही है ही ना भाई, दो एक्सिस है मान लो, तो दोनों पे सेंटर ऑफ मास आएगा, और सेंटर ऑफ मास है तो एक ही ना, तो इसका मतलब दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना। तो अगर बॉडी में एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। ये बात सबको समझ में आती है। तो इसीलिए अपन ऐसी सिमेट्रिकल बॉडी का तो निकाल ही नहीं रहे। तो जो ना अपन ने ना डिस्क का निकाला, ना प्लेट का निकाला, ना रिंग का निकाला, ना स्फेयर का निकालेंगे। इन बॉडी का तो जानते हैं कहाँ होगा, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। कहाँ होगा, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इस बात में कोई डाउट किसी को? इस बात में कोई डाउट किसी को? ठीक है ना। आगे भी अपन आज 2-3 डेरिवेशन भी करेंगे। मैं आज 2-3 डेरिवेशन और बताऊंगा और 2 आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको खुद से सोचना है। ठीक, चलिए फिर मैंने कल कुछ चीजें यूज की थी, आज मैं उनके नाम बताऊंगा, है ना। उनके नाम देखो क्या क्या है, क्या बताऊंगा वो सुन लो। टाइप्स ऑफ मास डेंसिटीज, मास डेंसिटी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ मास डेंसिटीज। एक बॉडी पे मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ना? जैसे रॉड में देखा था कि मास लेंथ पे था, रिंग में भी लेंथ, मास कहाँ होगा, लेंथ पे, क्योंकि रॉड और रिंग इनके पास सिर्फ लेंथ होती है ना, कोई थिकनेस नहीं होती। डिस्क में मास कहाँ था, एरिया पे। हॉलो स्फेयर में मास कहाँ होगा, एरिया पे। सोचो मास या तो लेंथ के लॉन्ग मतलब पेरीफेरी के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, या मास पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, या मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि रॉड में मास कहाँ है, लेंथ पे। डिस्क पे मास कहाँ है, उसके एरिया पे। और स्फेयर के पास मास कहाँ है, सॉलिड स्फेयर हो, सॉलिड स्फेयर में मास पूरे वॉल्यूम में है, और हॉलो स्फेयर में सरफेस पे। तो इनके अकॉर्डिंग ना 3 टाइप की मास डेंसिटी डिफाइन की जाती है। पहली होती है बेटा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। इसको सिंबल में ना जनरली लेमडा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लेमडा से। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। लेमडा इज dm अपॉन dl, मास पर यूनिट लेंथ, किसी भी छोटे से पार्ट का मास अपॉन छोटे से पार्ट का लेंथ। तो मुझे अगर बॉडी के लिए किसी भी डीएम का मास लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लेमडा इंटू डीएल, मतलब मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। और अगर मुझे बॉडी का टोटल मास निकालना है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन लेमडा डीएल। क्या होगा, इंटीग्रेशन लेमडा डीएल। अब ये लेमडा कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म हुई तो लेमडा कांस्टेंट होगा, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएल, दैट इज टोटल लेंथ। यहां से अपन ये कह सकते हैं इफ लेमडा इज कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म, तो अपन लिखेंगे मास इक्वल टू लेमडा को बाहर निकाल दीजिए, ये बचा इंटीग्रेशन डीएल, मतलब लेमडा इंटू एल, मतलब टोटल मास इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ लिखा हुआ है जो आप सोचते हो। और अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ऐसे ये रिलेशन लिख सकते हैं वेरिएबल के लिए डिफरेंशियल फॉर्म में। दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। ये कहाँ कहाँ डिफाइन किया करेंगे, एग्जांपल रॉड में, रिंग में, एक्सेट्रा। इन सब में मास कहाँ होता है, सिर्फ लेंथ पे। एक रॉड होती है, रॉड पे मास कहाँ होता है, सिर्फ लेंथ पे। रिंग होती है, रिंग में मास कहाँ होता है, सिर्फ लेंथ के अलावा। सोचो, सिर्फ यहाँ मास है रिंग पे और कहीं मास नहीं है, इसमें भी सिर्फ यहाँ मास है और कहीं मास नहीं है ना। तो दीज आर लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है। दूसरा होता है बेटा एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी। इसको ना ऐसे सिग्मा से लिखते हैं, दिस सिंबल इज नोन एज सिग्मा। जहां मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे डिस्क, कोई भी 2D बॉडी जो होगी डिस्क, जिसपे पूरे पे मास होगा। हॉलो स्फेयर, तो जो हॉलो स्फेयर पे मास कहाँ है, उसके सरफेस पे बस सिर्फ एरिया पे मास हो,
है ना। तो वापस मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, dm अपॉन da। सोच के देखिए, कल जो मैंने मास डेंसिटी लिखी थी डिस्क के केस में वो सिग्मा ही था, मास अपॉन एरिया, dm अपॉन da। वापस मैं dm को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू da। तो मैं टोटल मास को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू da का इंटीग्रेशन, है ना। और वापस अगर सिग्मा कांस्टेंट हुआ, मतलब यूनिफॉर्म बॉडी हुई, तो ये आ जाएगा मास डेंसिटी इंटू एरिया। क्या आ जाएगा, मास डेंसिटी इंटू एरिया। कांस्टेंट में तो दिक्कत ही नहीं है, सिग्मा बाहर निकालेंगे। तो वापस मैं वो बात यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर कांस्टेंट सिग्मा मास बॉडी का क्या आएगा, सिग्मा इंटू बॉडी का एरिया, है ना। वेरिएबल है तो डीएम अपॉन डी ए लिखिए, ठीक। और तीसरा वो मास डेंसिटी है जो आप बचपन से सीखते आते हो, वॉल्यूम मास डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, जिसको सिंबल में ऐसा रो से लिखते हैं। एंड व्हाट इज रो, दिस इज डीएम अपॉन डीवी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ होगा वॉल्यूम में, सॉलिड स्फेयर में। कहाँ होगा, सॉलिड स्फेयर में। और भी जहां जहां मास पूरे वॉल्यूम के अंदर हो उसको अपन लिख सकते हैं रो से। वापस वही कहानी, डीएम को क्या लिखोगे, रो डीवी। तो मास को क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन रो डीवी। अगर रो वेरिएबल है तो इससे निकालेंगे, और अगर रो कांस्टेंट हो गया, इफ रो इज कांस्टेंट, तो मास को लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जानते हैं बात तो, है ना। तो ये तीन टाइप की मास डेंसिटी है, लेमडा, सिग्मा और रो। लेमडा इज लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा इज एरिया मास डेंसिटी, एंड रो इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। कोई डाउट किसी को यहां तक, कोई डाउट किसी को यहां तक। सिंपल सी बात है, कल मैंने इसको यूज किया था, आज मैंने इसके नाम बता दिए। कल नाम नहीं बताया था, बिना नाम बताए मैंने लॉजिक से यूज किया था। ठीक है, कोई लिख रहा हो तो जल्दी से लिख लो। जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक, तो अपन ने, अच्छा बेटा एक चीज और याद रहे, जिन जिन चीजों के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं उनको याद भी रखें। रॉड का याद रखने की जरूरत नहीं है, याद ही रहता है, L/2 पे आता है। जैसे हाफ रिंग सीखी, तो हाफ रिंग का कहाँ आएगा, 2r/पाई। हाफ डिस्क का कहाँ आएगा, 4r/3 पाई। ये याद होने चाहिए अब हमें, है ना, कि सेंटर से 4/3 पाई ऊपर होता है। जैसे रिंग का, डिस्क का, स्फेयर का याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके सेंटर पे है। बट जिन बॉडीज का अपन डेराइव कर रहे हैं ना बाय इंटीग्रेशन, उनका सोच के देखो, बार बार अपन डेराइव नहीं करना चाहिए। और एक आध बार तो मैं तुम्हें बताऊं ना, एग्जाम में सीधे ही पूछ लिया है, नो डाउट दैट वाज कंसिडर्ड एट इजी क्वेश्चन, बट इवन आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2-3 साल पहले कि कौन का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है, सीधा आंसर टिक करना है ना। ऐसा क्वेश्चन वैसे आईआईटी एडवांस में कम आता है, आईआईटी एडवांस में उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड आ जाता है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, आपको उस चीज को अप्लाई करना है। बट एक आध बार, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, आसान क्वेश्चन पूछने में, बताओ इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है, या आपसे बोल देंगे कि सेमी डिस्क रखी हुई है, बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, है ना। तो वो mgh होता है, तो अपने को ये ढूंढना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ठीक है, तो ये चीजों में सेंटर ऑफ मास यूज होता है। तो ऐसी जो भी चीज जिसका सेंटर ऑफ मास अपन डिराइव कर रहे हैं वो अपने को याद है। ठीक है, तो अपन ने रॉड कर लिया था, सेमी रिंग कर लिया था, सेमी डिस्क कर लिया था। अगला डेरिवेशन अपन देखने जा रहे हैं, दैट इज हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो हेमिस्फेयर, है ना, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म है। सबसे पहले तो मुझे सब लोग ये बताएंगे कि इसका मास लेंथ पे होगा, एरिया पे होगा, या वॉल्यूम पे होगा। हॉलो हेमिस्फेयर, इसका मास लेंथ पे होगा, एरिया पे होगा, वॉल्यूम पे। गुड, बहुत बढ़िया, एरिया पे होगा। इसका मास m मान लेते हैं, रेडियस r है। अगर मैं इसके लिए सिग्मा लिखना चाहूं, इधर देखना, सिग्मा, तो क्या मैं इसके सिग्मा को m/2πr² लिख सकता हूं, बताओ। अगर मैं इसका सिग्मा लिखना चाहूं तो क्या मैं इसका सिग्मा m/2πr² लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, मास अपॉन
हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। ठीक है, ये मैंने लिख के साइड में रख लिया। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, मेरे पास एक हेमिस्फेयर है, ये हॉलो हेमिस्फेयर है, इसके सेंटर को मैंने ओरिजिन मान लिया, ये अपनी एक्स एक्सिस आएगी और ये अपनी वाई एक्सिस आएगी, है ना। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ वाई एक्सिस पे ही आएगा? बोलो भैया, सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे ही आएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है? ऑब्वियस सी बात। अब कोई मुझे ये सजेस्ट करो, कल जो आपने सीखा, जो आप मैंने आपको पढ़ाया, आपने घर जाके उसको रिवाइज किया, जो आपने समझा होगा कल, उसके अकॉर्डिंग बताओ मैं यहाँ एलिमेंट क्या मानूं? एलिमेंट क्या मानूं? कोई सजेस्ट करो कि मैं इसमें एलिमेंट क्या मानूं? किन चीज से मिलके इस हॉलो स्फीयर को बना हुआ मान सकते हैं? हेमिस्फेयर तो ये है ही बेटा, हॉलो हेमिस्फेयर तो है ही। खुशी ने कहा है हेमिस्फेयर, प्रियांशु ने कहा है डिस्क, प्रखर ने कहा है रिंग। एक तो ये फील करो कि हेमिस्फेयर क्या होता है, अंदर खोखला है, अंदर खोखला है। युक्ता ने भी कहा है सेमी रिंग। युक्ता सोच के देखो, सेमी रिंग से ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। युक्ता सोच के देखो, सेमी रिंग से ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सामने से ऐसा दिख रहा है आपको बस ये। या मानोगे तो आपको सेमी रिंग ना जेड एक्सिस के लॉन्ग माननी पड़ेगी, है ना, उसमें आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। उसमें दो दो वेरिएबल आ जाएंगे, थीटा और आर। रिंग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? रिंग। इसको मैं बहुत सारी हॉरिजॉन्टल रिंग से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ, सोच के देखो, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल रिंग से मान के बना हुआ मान सकता हूँ। तो देखो मैं वही एलिमेंट मान रहा हूँ, है ना। वैसे अगर कोई ना सोच पाए ना, अभी तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो ऐसा मान सकते हो कि एलिमेंट मानना सीख रहे हैं अभी, कि कैसी बॉडी में एलिमेंट कैसा मानते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं। मैंने क्या किया ना, मैं थीटा एंगल पे गया और मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप सेलेक्ट की है जो एंगल बना रही है डी थीटा, और मैं इस स्ट्रिप का ना ऐसे रिंग कंप्लीट कर दूं। ये एक रिंग है, ये आगे से भी है और ये सब पीछे जाके भी बनेगी, नहीं पूरी की पूरी सेमी रिंग है, मैंने इसका फ्रंट पार्ट बस बनाया है, वैसा आपको पीछे भी दिखेगा, ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने उसको कर्व करके बनाया है, तो वो पीछे भी है। ये मेरा एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट। ऐसी सोचो बहुत सारी रिंग होगी, फील करके देखो, ये टोपी है एक, है ना, एक रिंग यहाँ, 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 ऐसे करके खूब सारी रिंग होगी, और वो सारी रिंग एक दूसरे के ऊपर रखी होगी, और ये हेमिस्फेयर कंप्लीट हो जाएगा। पक्का? और रिंग मानने में फायदा भी है कि हमें रिंग का सेंटर ऑफ मास पता होता है। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंटर पे। ये सेमी रिंग नहीं है, रिंग है। ये क्या है? ये मैंने आपको सामने दिखाया है, ये ऐसा ही पीछे भी जाएगा घूम के पूरे के ऊपर, ऐसा गोल गोल, है ना, ये ऐसा, जैसे मान लो कैप है ना, तो कैप के ऊपर पूरा गोल, गोल चक्कर, गोल चक्कर, गोल चक्कर, गोल चक्कर, गोल चक्कर। बात समझ में आ रही है सबको कि रिंग कैसी है? ठीक है ना। तो अब याद करो, रिंग मानने के हमने एलिमेंट तो मान लिया, एलिमेंट मानने के बाद अगली कहानी क्या होती है? हमें इस एलिमेंट का मास लिखना होगा,
और हमें इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, और सेंटर ऑफ मास इसका वाई एक्सिस पे ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। ये सारी रिंग का एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस। सभी रिंग का सेंटर वाई एक्सिस पे आ रहा है। जितनी भी मैं ऐसी हॉरिजॉन्टल रिंग्स मान रहा हूँ, इन सारी हॉरिजॉन्टल रिंग्स, ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल रिंग बन रही है इसके ऊपर, ये सारी हॉरिजॉन्टल रिंग का सेंटर कहाँ आ रहा है? इस वाई एक्सिस पे, है ना। तो हमें ये जो मैंने एलिमेंटल रिंग बनाई है, इस एलिमेंटल रिंग के लिए मुझे इसका मास लिखना है और मुझे इसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। अब मैं वही करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये जो मैंने एलिमेंटल रिंग मानी है, ऐसी वाली, दिस इज एलिमेंट। क्या है एलिमेंट अपना? एलिमेंट इज रिंग, है ना। क्या मैं इस रिंग के लिए ये थिकनेस लिख सकता हूं? थिकनेस, तो मैं इस, अगर ये रेडियस आर है पूरे हेमिस्फेयर की, तो मैं इस थिकनेस को लिखूंगा आर डी थीटा। क्या लिखूंगा? आर डी थीटा। आर डी थीटा क्या है? इस रिंग की थिकनेस। आर डी थीटा क्या है? इस रिंग की थिकनेस, ना, क्योंकि हमने थीटा पर जाके डी थीटा माना है। देखो मैं वेरिएबल सिर्फ थीटा लूंगा, है ना। ये अपनी वो थिकनेस है, इसको मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। और क्या मैं इस रिंग की रेडियस लिख सकता हूँ क्या? दिस विल बी रेडियस ऑफ द रिंग, स्मॉल आर, है ना। तो ये जो स्मॉल आर है, ये अगर आप सबको अगर दिख रहा हो, तो स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर कॉस थीटा। एलिमेंट इज रिंग ऑफ radius small r is equal to r cos theta and width r d theta। ये अपना एलिमेंटल रिंग बन गया। तो अब देखो मैं इसका मास निकाल लेता हूं। तो इसका मास dm विल बी सिग्मा इंटू एरिया। dm क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा अपने को पता है m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू इस रिंग का एरिया। कल ही अपन ने निकालना सीखा, अगर मैं इस रिंग को ओपन करूं बेटा, तो ये ऐसी स्ट्रिप बनेगी जिसकी लेंथ होगी 2 पाई स्मॉल आर और विड्थ होगी आर डी थीटा। ये रिंग जो थी वो रेडियस था उसका आर और विड्थ थी आर डी थीटा। तो इसको जब ओपन करेंगे तो एक स्ट्रिप बनेगी जिसकी लेंथ होगी 2 पाई आर और विड्थ होगी आर डी थीटा। सोचो एक रिंग को ओपन कर दे तो स्ट्रिप बनेगी पतली सी। तो इसका एरिया में क्या लिखूंगा? 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा। दिस इज डी आर, सॉरी डी ए। कैपिटल आर की स्मॉल आर की वैल्यू रख दीजिए कैपिटल आर कॉस थीटा। ये बन जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा m। 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा बेटा m कॉस थीटा डी थीटा। सही लिखा क्या? m कॉस थीटा डी थीटा। स्मॉल आर को लिखा आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, बचा m कॉस थीटा डी थीटा। दिस इज dm, है ना। अच्छा इस रिंग का सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ। और इसकी ये हाइट क्या आएगी? रिंग का सेंटर, जिसको मैं y एक्सिस लिखता हूँ, तो r साइन थीटा, है ना। ये भी तो मुझे काम में आएगा। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। मैं लिखूंगा y cm, सेंटर ऑफ मास की हाइट पूरे स्फेयर की, इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन dm। यही फॉर्मूला होता था। dm की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है, m cos थीटा d थीटा। सो dm इज m cos थीटा d थीटा इंटू वाई क्या होता था? एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। व्हाट इज एलिमेंट? रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? कैपिटल उसके सेंटर पे, जो इस रिंग के लिए कहाँ है? अपने लिए आर साइन थीटा की हाइट पे। तो बस रख देंगे इंटू कैपिटल आर साइन थीटा अपॉन नीचे डीएम का इंटीग्रेशन में एम लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे से एम कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी इंटीग्रेशन, आर बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा
डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और थीटा की लिमिट बताओ कहां से कहां तक लगाएंगे? कोई बताओ मुझे, अगर सारी रिंग बनानी है तो मुझे थीटा कहां से कहां वेरी कराना होगा? थीटा एंगल मैंने दिखा रखा है, दिस एंगल इज थीटा। यहां से यहां तक की मुझे अगर सारी रिंग बनानी है तो मुझे थीटा को कहां से कहां तक वेरी कराना होगा, ये बताओ। मैं बोल रहा हूं लिमिट होगी थीटा की 0 से 90। थीटा की लिमिट कहां से कहां होगी? गुड, 0 से 90। बहुत से लोगों ने बता दिया 0 से 90। मतलब 0 पे रिंग यहां बनेगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री होते होते 90 डिग्री वाली रिंग यहां बनेगी, है ना? क्योंकि रिंग पूरे गोल पे बन रही है। तो थीटा की लिमिट कहां से कहां आएगी? 0 से 90, मतलब 0 से π/2। अब आपको ये इंटीग्रेट करना आता है क्या? कैसे इंटीग्रेट होगा ये? साइन 2 थीटा में चेंज करके। तो इसको आप लिख सकते हो r/2 साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से π/2। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos 2 थीटा माइनस साइन के साथ अपॉन 2। याद है क्या? सिखा रखा है मैंने। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, लिमिट 0 से π/2 तक। माइनस r/4 बाहर आ गया, cos 2 थीटा मतलब cos पाई माइनस cos 0, तो ये हो गया cos 0। नीचे अंदर हो गया -1 वो -2 हो गया, बाहर जाके बचा r/2। सो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका कितना आया? एक हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? h इक्वल टू r/2 पे। याद रखना है ऑब्वियसली। हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? सेंटर से r/2 हाइट पे। कहाँ आता है? सेंटर से r/2 हाइट पे। बात समझ आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई हाइट डाउट है तो पूछो। सेमी रिंग से बना सकते हैं बेटा, वो इंटीग्रेशन मुश्किल होगा। आप सोच के देखो, सोच के देखो, उसमें वेरिएबल्स ज्यादा बनेंगे। सेमी रिंग से भी हो जाएगा, बट उसमें ना दो चीजें चेंज हो रही होंगी। सेमी रिंग का साइज भी चेंज हो रहा होगा, और वो ना एक अलग प्लेन में जा रहा होगा। मतलब अगर आप इसको सेमी रिंग से करो तो सेमी रिंग आपको ऐसा कुछ जेड एक्सिस के लॉन्ग माननी पड़ेगी या इधर की तरफ माननी पड़ेगी। तो हर किसी के सेमी रिंग के लिए लिखोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो कंपेरेटिवली इससे मुश्किल पड़ेगा। करके आप देख सकते हो। इसको सेमी रिंग मान के भी अगर किया जाए तो भी आ जाएगा, बट आपको वो फिर हर सेमी रिंग की रेडियस लिखनी पड़ेगी। फिर सोचो सेमी रिंग का सेंटर ऑफ, देखो डिफिकल्टीज देखो, बिल्कुल उससे भी आ जाएगा। सेमी रिंग की रेडियस आप ऐसे ही लिखोगे थीटा की टर्म में। फिर सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आता है ना, वो 2r/π पे आता है। फिर उसका सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा, जबकि इसका सेंटर पे ही आ गया था। फिर देखो, मान लो इधर देखना, आपने यहाँ एक सेमी रिंग मानी, मान लो, है ना, ऐसे वाली, है ना, यहाँ एक सेमी रिंग मानी इस पार से उस पार जाते हुए, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। तो हमें उसकी हाइट पता होगी तो हम उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर उस सबके वाई कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। बट ये मानना ज्यादा आसान रहता है। ऐसा एलिमेंट, मतलब इसी चीज को कई तरह से एलिमेंट मान के सॉल्व किया जा सकता है, बट ये एलिमेंट मानना सबसे आसान है। जैसे डिस्क थी ना, तो मैंने डिस्क में कहा था ना, आप उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान के करोगे तो भी आएगा, आप वर्टिकल स्ट्रिप मान के करोगे तो भी आएगा, आप उसको रिंग मान के, सेमी रिंग मान के करोगे तो भी आएगा। तो वहां सेमी रिंग मान के इंटीग्रेट करना आसान था, हो वो भी जाएगा। वैसे यहाँ सेमी रिंग मान के भी हो जाएगा।
बट उसमें ना आप सोच के देखो, आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत आएगी, फिर उसको कैलकुलेट करने में उसके कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं आते हैं। आ जाएगा उससे भी, अगर आप सेमी रिंग मान के सही सही लिख के इंटीग्रेट करोगे तो सेमी रिंग से भी आपका सेंटर ऑफ मास सही सही आ जाएगा, कि आप यहाँ से किसी थीटा एंगल पे जाओगे और एक सेमी रिंग मानोगे, है ना, उसकी विड्थ मानोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट लिखोगे, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, ये आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या सीखेंगे? सॉलिड हेमिस्फेयर। क्या सीखेंगे? सॉलिड हेमिस्फेयर, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म, सॉलिड हेमिस्फेयर विच इज यूनिफॉर्म। इसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइंड होगी, है ना, तो मैं रो को लिखूंगा मास अपॉन हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, सो इट इज 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब। ये मैंने साइड में लिख के रख लिया पहले, है ना। ये अपना हेमिस्फेयर है, ठीक। है ना, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, ठीक। इसका मास m है और रेडियस r, ये सॉलिड हेमिस्फेयर है। सबसे पहले तो ये सबको समझ में आ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आएगा। जरा सोचो इसमें एलिमेंट क्या क्या मान सकते हैं। बिल्कुल, एक ने कहा डिस्क, एक ने कहा सेमी डिस्क, बिल्कुल बिल्कुल। और सोचो, कुछ मानना सबसे और भी आसान है। आप सोच के देखो, डिस्क मान के भी सॉल्व किया जा सकता है, सेमी डिस्क मान के भी सॉल्व किया जा सकता है। शैली, स्फेयर या हेमिस्फेयर? हेमिस्फेयर। वर्टिकल स्ट्रिप नहीं मान सकते खुशी, वर्टिकल स्ट्रिप नहीं मान सकते। जो स्ट्रिप की बात आप कर रहे हो वो हेमिस्फेयर, वो सॉरी सेमी डिस्क बनेगी खुशी। इस वर्टिकल स्ट्रिप की बात आप कर रहे हो वो एक्चुअली डिस्क बनेगी। सोच के देखो, इसको काटेंगे तो डिस्क बनेगी, है ना। तो लोगों ने क्या क्या ऑप्शन दिए इसका एलिमेंट मानने की। तो लोगों ने कहा सर इसको सेमी डिस्क मान सकते हैं, बहुत सारी सेमी डिस्क। लोगों ने क्या कहा कि इसको क्या मान सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सेमी डिस्क, ऐसी वाली ना। ये सब देखो, अगर मान लो आपके पास एक ये वाटरमेलन ऐसा रखा हो आधा काट के, तो आप इस पे यहां से अगर चाकू मारोगे ना, तो आपको जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो एक सेमी डिस्क होगी, है ना। तो खुशी जो आपको वर्टिकल स्ट्रिप दिख रहा है इस 2D डायग्राम में, वो एक्चुअली में सेमी डिस्क होगी, है ना। कोई कह रहा है कि सर डिस्क मान लेंगे पूरी पूरी, ऐसी वाली डिस्क, है ना। अगर मैं ये वही वाटरमेलन होता, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो खूब सारी डिस्क दिखेगी, पूरी गोल गोल डिस्क, ऐसा गोल गोल डिस्क। तो ऐसी डिस्क मान सकते हैं, है ना। और क्या मान सकते हैं? हेमिस्फेयर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? हेमिस्फेयर मान सकते हैं, कि मैं ऐसा मान सकता हूँ कि खूब सारे हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मानने में एक फायदा है, क्या होगा ना, अगर आप ऐसी ऐसी वाली डिस्क मानोगे, ऐसी वाली सेमी डिस्क, तो आपको हर डिस्क की रेडियस भी डिफरेंट होगी और हर डिस्क का थीटा डिफरेंट होगा, है ना। एक जैसे ये वाली डिस्क होगी तो इसकी रेडियस यहाँ पे आएगी, इसका थीटा और रेडियस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी थीटा रेडियस निकालना पड़ेगा। आप ऐसी वाली डिस्क मानोगे, यहाँ से ऐसी वाली खूब सारी डिस्क मानोगे, तो भी हर डिस्क की रेडियस डिफरेंट होगी और थीटा डिफरेंट होगा। बिल्कुल हो सकता है इंटीग्रेट, आर को थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। बट अगर मैं ये मानूं, इन दोनों से भी किया जा सकता है, अगर मैं ये मानूं कि ये बहुत सारे हेमिस्फेयर से मिलके बना है,
तो सोच के देखो, सिर्फ एक वेरिएबल है एंड दैट वेरिएबल इज रेडियस। सिर्फ रेडियस को, यहाँ सबसे छोटा हेमिस्फेयर बनेगा, उसकी रेडियस 0 होगी, यहाँ वाला हेमिस्फेयर, फिर हेमिस्फेयर की रेडियस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वो पूरा स्फेयर बनेगा, तो वहां पे रेडियस आ गई। तो अगर मैं इसको हेमिस्फेयर से मिलके बना हुआ मानो, हॉलो हेमिस्फेयर, तो मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा, दैट इज रेडियस, और अपना काम कंपैरेटिवली आसान है। वापस मैं कह रहा हूँ, जो आपने बताया था वो भी सही है, सही सही लिखेंगे सावधानी के साथ तो उसमें भी आंसर आ जाएगा, बट वापस ये आसान है, हेमिस्फेयर ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट क्या है माना मैंने, हॉलो हेमिस्फेयर, जिसमें वेरिएबल क्या माना, आर। वैसा जैसा मैंने डिस्क को सेमी रिंग से मिलके बना हुआ माना, आर रेडियस और इसकी डी आर थिकनेस, है ना। तो व्हाट इज एलिमेंट, हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर of radius small r and thickness dr। क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस dr। और हम जानते हैं हेमिस्फेयर का सेंटर कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है अपना, हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर विल बी एट r/2। जस्ट यही तो डिराइव किया है कि हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास होता है r/2 पे, तो अगर स्मॉल r वाला है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, r/2 पे, ठीक। एक चीज और लिखनी होती है, इसका मास, डीएम देखो मैं लिख रहा हूं, तो भाई इसमें कौन सी मास डेंसिटी होगी, तो आप कहोगे रो वाली, तो इसका मास लिखूंगा तो लिखूंगा रो इंटू डीवी। अब जरा कोई मुझे ये बताओ कि इस हेमिस्फेयर का, हॉलो हेमिस्फेरिकल जो एलिमेंट माना है, इसके वॉल्यूम को क्या लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं, बताना समझ में आया कि नहीं आया। मैं कहूंगा इस एलिमेंट के वॉल्यूम को लिखेंगे 2πr² इंटू डी आर। मैं कह रहा हूं कि उस हेमिस्फेरिकल एलिमेंट के, जो हमने पतली सी हेमिस्फेयर माननी है जिसकी रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है, उसके वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, उसके मटेरियल के वॉल्यूम को, जिस लोहे से जिस चीज से बना होगा उसके वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं 2πr² डी आर। ये बात समझ में आती है क्या। वो जो हॉलो हेमिस्फेयर माना है मैंने, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और उसकी थिकनेस डी आर है, मैं उसके वॉल्यूम को लिख सकता हूँ 2πr² डी आर। ये बात समझ में आती है। कैसे, तो मैंने वॉल्यूम को लिखा है सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। कैसे लिखा है, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, है ना। तो उसका सरफेस एरिया क्या आएगा हेमिस्फेयर का, 2πr² इंटू उसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 2πr² इंटू डी आर। ऐसे ही लिखते हैं, है ना। इसी तरह मैं आपसे कल को बोलूंगा किसी चैप्टर में, मान लो कि आपके पास ना एक स्फेयर है ना, हॉलो स्फेयर है। क्या है, हॉलो स्फेयर, जिसकी रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है। क्या बोला मैंने, आपके पास एक हॉलो स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके मटेरियल का वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम नहीं, ये मान लो एक लोहे से बनी हुई शीट है ना, शीट का स्फेयर है, लोहे से बने हुए शीट का स्फेयर है जिसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका पूरा एरिया, सरफेस एरिया, दैट इज 4πr² इंटू शीट की थिकनेस डी आर। वैसे मैंने ये भी लिखा डीएम, और मुझे रो पता है तो रो यहां रख दीजिए, रो इज 3m अपॉन 2πr³ इंटू 2πr² डी आर। 2π से 2π कैंसिल हुआ, तो dm की वैल्यू आ रही है बेटा 3m अपॉन r³ इंटू r² डी आर। आपको एलिमेंट का मास भी पता चल गया, आपको एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की हाइट भी पता चल गई। फॉर्मूले में रखिए, इंटीग्रेट करके बताइए सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, आपको करना है। मैंने आपको डीएम लिखना बता दिया, मतलब
एलिमेंट का मास कैसे लिखेंगे, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है। अब आप मुझे ढूंढ के बताइए इंटीग्रेट करके कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। आपके पास 2 मिनट टाइम, सब लोग इंटीग्रेट करेंगे जल्दी। 4 लोगों ने सही आंसर बताया है, बहुत अच्छे। युवराज सही है, गुड। जो लोग इंटीग्रेट करने में आलस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर लिखेंगे हम कॉपी कर लेंगे, बेटा कर लो, आलस मत करो। चलो देखो, वैल्यू रखनी है बस। क्या आया है, 3m r² ना, ठीक है। तो YCM आएगा, YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन dm। तो ऊपर कितना बचेगा, 3m/r³ इंटू r²। सो इट इज 3m/r³ इंटू r² dr इंटू r/2, है ना, अपॉन नीचे तो dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा, है ना। अब ऊपर वाले को m से m कैंसिल कर दो, और 3/2 r² बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा बेटा r³ dr, 0 से कैपिटल R तक, वो बनेगा r4/4। कितना बचेगा, r4/4। एक r एक्स्ट्रा क्यों आया, एक r एक्स्ट्रा क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि नीचे r³ था। ये r³ था, ठीक है। ये बचेगा 3/2 r³ इंटू r4/4, सो इट इज 3r/8। कितना है आंसर, 3r/8। तो हमें क्या पता चल गया, सेमी हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर का कहाँ आता है, 3r/8। अब मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, है ना, जो 4 चीजों के याद रखने हैं अपने को, सेमी रिंग, सेमी डिस्क, हॉलो हेमिस्फेयर एंड सॉलिड हेमिस्फेयर। इन चारों के सेंटर ऑफ मास की सेंटर से हाइट जो हमने याद करी, इसकी वैल्यू है 2r/π। कहां से लिख रहे हैं, सेंटर से, हाइट फ्रॉम सेंटर, हाइट फ्रॉम सेंटर। इसकी 4r/3π, इसकी r/2, और इसकी 3r/8। ये चारों अपने को याद होने चाहिए, काफी फंडामेंटल हैं और काफी काम होते हैं, और इनको डिराइव करने में अपने को टाइम लगेगा। इसके अलावा रॉड का तो जानते ही हैं, सेंटर पे होता है, और कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस करो, हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो हाफ से नीचे आ रहा है ना, r/2 से नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे ज्यादा मास है, सॉलिड हेमिस्फेयर में नीचे ज्यादा मास है ना। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए, है ना। होमवर्क 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल मैं इन दोनों को डिराइव करवाऊंगा, तो आपको इसको खुद से अटेम्प्ट करके लाना है, सोचना है कैसे करेंगे। पहला है हॉलो कोन, हॉलो कोन, है ना, और आपको इसकी हाइट पता है, ये आपको h पता है, तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे आएगा, HCM बताना है। ये कैपिटल एस दे रखा है, आपको हॉलो कोन की हाइट पता है, तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे आएगा। दूसरा क्वेश्चन है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, वापस
इसमें पूरे में मास है, ये h है, इसको भी आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे आएगा। मैं इसके आंसर्स बता दे रहा हूँ कि इसके आंसर्स क्या है, आपको खुद से प्रूफ करना है। अच्छा, एक तो मुझे ये बताओ, आप ऐसे ही सोच के, कि किसका सेंटर ऑफ मास कम हाइट पे आएगा जमीन पे, ये अपना ग्राउंड लेवल है अगर, तो किसका सेंटर ऑफ मास के लिए HCM कम आएगा, हॉलो या सॉलिड? मतलब HCM की वैल्यू कम किसके लिए होगी? गुड, सॉलिड के लिए कम होगी, क्योंकि नीचे मास ज्यादा है, नीचे मास ज्यादा, पूरी पूरी डिस्क से बांध रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए HCM आएगा h/4 और इसके लिए HCM आएगा h/3, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास h/3 हाइट पे आता है, इसका सेंटर ऑफ मास h/4 हाइट पे। एलिमेंट क्या मानेंगे हॉलो वाले में? हॉलो वाले में एलिमेंट क्या मानेंगे? रिंग। और सॉलिड वाले में क्या मानेंगे? डिस्क, है ना। ठीक, मान के आप सॉल्व करना, पहले सॉलिड वाला करना, हाँ ये आसान है, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसमें आपसे एक भयंकर गलती होगी, वो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी वो गलती क्यों हो रही है और सही मेथड क्या है ना। इसमें ये शायद आपसे ना हो पाए, तो इसको बाद में करना। फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने को सॉलिड कोन का डिराइव करना है, पहले सॉलिड कोन करेंगे फिर हॉलो कोन करेंगे। इसमें एक छोटी सी ट्रिकी बात है जो मुझे आपको बतानी है हॉलो कोन में, है ना। तो वो जब आप मेहनत करके आओगे तो मैं आपको बताऊंगा, वरना आंसर तो अपन ने याद कर ही लिया। ठीक, फिर आप ये 2 होमवर्क करके लाओगे, फिर मैं नेक्स्ट डे आपको 2 होमवर्क इसके लिए और दूंगा। ठीक, अब अपन ऐसे ही कुछ सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, है ना। ये डेरिवेशन बीच बीच में मैं एक देता रहूंगा, है ना। तो ये जिन बॉडीज का इंटीग्रेट करके सीखना था सीख लिया। अब ऐसे अपने को जो सीखा उसके बेसिस पे कुछ चीजें सीखनी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कनेक्टेड बॉडीज, कुछ कनेक्टेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकाल, जैसे सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, है ना। देखना भैया ध्यान से, एक डिस्क है और एक स्क्वायर प्लेट है, बिल्कुल टच हो रहे हैं दोनों, है ना। ठीक है, ये डिस्क है और ये स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2। एक बार के लिए अपन मान लेते हैं दोनों के मास सेम है, सेम मास m, दोनों के मास सेम है। और ये जो डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन, ये आपको a दे रखी है, ठीक है। दिस इज स्क्वायर प्लेट एंड दिस इज डिस्क, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर प्लेट और एक डिस्क है, इनकी ये डायमेंशन आपको दे रखी है। तो आपसे पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू C1। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास C1 से कितनी डिस्टेंस पे आएगा और किस तरफ आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन है। दोनों के मास सेम है, एक स्क्वायर प्लेट है और एक डिस्क है, दोनों के मास सेम है, तो बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। जल्दी बताइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जंक्शन पे आएगा, ये समझ में आ रहा है क्या? इनका सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे आएगा,
है ना, बिल्कुल। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे? ये मास m है, ये मास भी m है, ये डिस्टेंस कितनी है a/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी है a/2। तो आपके पास ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया बेटा। ये m और m मास है जो कि आपस में a डिस्टेंस पे है, तो इनका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा, मतलब ये जहां टच हो रहे हैं वहीं इनका सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। ठीक, तो ये आपको डायग्राम में दिख गया। आंसर डिस्टेंस a/2 आएगी एट द जंक्शन। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, दोनों के मास इक्वल है। जो डायमेंशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग सर्कल की रेडियस a/2 है और स्क्वायर की साइड a है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं कि इनका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे आएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? 2 पॉइंट मास सिस्टम है। अब है अगला क्वेश्चन जो मुझे आपसे करवाना है। अगला क्वेश्चन ये सेम चीज है, डिस्क है, स्क्वायर प्लेट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेंटर के नाम भी सेम है C1 C2, ये डायमेंशन भी सेम है। फिर अलग क्या है? मास नहीं पता है। आपसे कहा गया है कि डिस्क एंड प्लेट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, ये सेम मटेरियल से बने हैं। डिस्क और प्लेट जो है वो मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो एक सिंपल सवाल पूछता हूं, चलो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास विल लाई, ए ऑप्शन इन डिस्क, डिस्क में आएगा। बी ऑप्शन इन प्लेट, इनका सेंटर ऑफ मास डिस्क में आएगा। दूसरा कह रहा है प्लेट में आएगा। तीसरा कह रहा है जंक्शन पे आएगा। चौथा कह रहा है कैन नॉट बी डिसाइडेड। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? डिस्क के अंदर आएगा, प्लेट के अंदर आएगा, जंक्शन के अंदर आएगा, या डिसाइड नहीं कर सकते? पहले तो आप इसको लॉजिकली सोच के बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ बिना कैलकुलेशन किए। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन हो सकती है, बिना सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाले मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। सब लोग, मैं देख रहा हूं आपके आंसर, लिखते रहो। हिंट दे रहा हूं, हैवियर मास के पास आता है। हिंट दे रहा हूं, हैवियर मास के पास आता है। तो दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, तो इनका क्या सेम होगा? सिग्मा। डिस्क और प्लेट का सिग्मा सेम होगा, है ना। अगर मैं इनके मास के बारे में सोचूं ना, तो मास ऑफ डिस्क क्या आएगा? सिग्मा इंटू, इसको मैं m1 लिख लेता हूं, m1 इक्वल सिग्मा इंटू डिस्क का एरिया। डिस्क का एरिया आएगा बेटा πa²/4, दिस इज मास ऑफ डिस्क। और अगर मैं मास ऑफ प्लेट लिखूं तो ये आएगा सिग्मा इंटू a²। आपको साफ साफ दिख रहा होगा m2 इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि वहां π/4 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 1 से छोटा होता है। तो इसका मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में भैया इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो अपने को पता है, ये a के बराबर ही है, लेकिन 2 का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? अंदर कहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर है इनसाइड द प्लेट।
हेवियर मास के पास आता है, सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के पास आता है। ठीक है, अब बस वही बताना है कि कहाँ है, मतलब इसकी C2 से डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन ये था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे उसकी वैल्यू ही पूछी है, तो अब तो दूसरा भी आप बता सकते हो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम C2। स्क्वायर प्लेट के अंदर आएगा तो C2 से डिस्टेंस पूछिए, तो बड़ा ही सिंपल है बेटा, 2 पॉइंट मास सिस्टम है, ये M1 है, ये M2 है, ये मास कहाँ रखा है C1 पे, ये मास कहाँ रखा है C2 पे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है A। क्या हमें M1 M2 की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। आपसे क्या पूछी है? सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस C2 से, है ना, आपसे ये डिस्टेंस पूछी है R, दिस इज सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास की C2 से डिस्टेंस मैंने कल ही लिखना सिखाया था, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, यही लिखते हैं, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। वैल्यूज रख दीजिए, सामने वाले का मास M2 के सामने वाला कौन है M1, M1 का मास है सिग्मा इंटू पाई A स्क्वायर बाय 4 अपॉन M1 प्लस M2 सिग्मा पाई A स्क्वायर बाय 4 प्लस सिग्मा A स्क्वायर, M1 प्लस M2 लिख दिया मैंने इंटू A। ऊपर नीचे से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा बेटा सिग्मा भी कैंसिल होगा, A स्क्वायर भी कैंसिल होगा, पाई बाय 4 और नीचे बचेगा अपने पास पाई बाय 4 प्लस 1 इंटू A। 4 से 4 कैंसिल होगा और ये बचेगा बेटा पाई अपॉन पाई प्लस 4 इंटू A। क्या बचेगा? पाई अपॉन पाई प्लस 4 इंटू A। ऊपर 4 कैसे आ रहा है? सही तो है, यही आ रहा है ना खुशी, ऊपर 4 नहीं आ रहा ना, 4 तो कैंसिल हो गया, पाई अपॉन पाई प्लस 4 इंटू A। बात समझ आई? 2 पॉइंट वाले का फायदा दिखा, 2 पॉइंट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालने का फायदा दिखा। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? अब देखो एक सवाल और करेंगे फिर अपन लेक्चर फिनिश करेंगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करना है। एक आइसक्रीम कोन है, है ना, इसके ऊपर ये एक आइसक्रीम है, मान लेते हैं अंदर भी आइसक्रीम है ना, पूरे पे आइसक्रीम है, दोनों को इसको सॉलिड मान रहा हूं, दिस इज सॉलिड कोन एंड दिस इज हॉलो कोन, सॉरी हॉलो कोन नहीं, हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड कोन है और ये हॉलो हेमिस्फेयर है ना, और ये यहाँ ऐसे टच हो रहे हैं, इसका मतलब इनकी रेडियस तो इक्वल है, और इसकी जो हाइट है ना ये आपको दे रखी है 2r के बराबर, इसकी हाइट है 2r के बराबर, है ना, और ये डिस्टेंस तो r है ही सही, दोनों के मास सेम है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, और ये इनका जंक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O। O क्या है? इन दोनों दोनों का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना उनका जंक्शन है, तो आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O।
तो कैसे करेंगे? सोचो 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 सोचो। दो मिनट टाइम है, सोचो। ओ से निकालना है सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे है ना। दोनों के मास इक्वल है, दोनों की रेडियस इक्वल है और कोन की हाइट 2r है। तो अपन को ये याद है कि कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, सॉलिड कोन का। मैं आपको बता दूं तो बेस से h/4 पे आता है, और हॉलो कोन का, हॉलो हेमिस्फीयर का आप जानते हो 3r/8 पे आता है। तो अपने को बताना है कि ओरिजिन जो मैंने बनाया है ओ, दोनों का जो इंटरफेस है, वहां से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, कितनी डिस्टेंस पे आएगा। अरे भैया 0 नहीं होगा रे, नहीं आएगा जंक्शन पे, नहीं आएगा जंक्शन पे। इसके मास को यहां मानेंगे और इसके मास को यहां मानेंगे, ये बात समझ में आती है। ये डिस्टेंस होगी 3r/8 और ये डिस्टेंस होगी h/4 मतलब r/2। यहां भी मास m है और यहां भी मास m है। एक पार्टिकल उस O से 3r/8 डिस्टेंस पे है, एक r/2 डिस्टेंस पे है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को बनाऊं, इसको ओरिजिन मानते हुए 0,0, तो ऊपर वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,3r/8। मैं सिर्फ वर्टिकल लाइन पे सॉल्व कर रहा हूँ। और नीचे वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, -r/2। ये समझ में आता है सबको? अगर मैं इसको एक्सिस सिस्टम मानूं कि ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, आप 2 पॉइंट वाले से सीधा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे आसान रहेगा, है ना। तो मैं ऊपर वाला स्फीयर है उसके सेंटर ऑफ मास को मान सकता हूँ 0,3r/8 पे, अगर मैं इस इंटरफेस पे ये मानूं कि एक्सिस के सिस्टम का ओरिजिन है तो। और नीचे वाले को मान सकता हूँ 0, -r/2 पे। अब मुझे YCM चाहिए, तो YCM मतलब अपने को ओरिजिन से डिस्टेंस मिल जाएगी सीधा। तो XCM तो आना नहीं है, तो m इंटू 3r/8 प्लस m r/2 अपॉन टोटल मास। m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बेटा 3r/8 माइनस r/2 अपॉन 2। वो 3r/8 ऊपर नीचे 4 बचेगा, तो ये बचेगा माइनस 4 हुआ ना, 3 - 4 माइनस r/16। और निगेटिव आया मतलब नीचे आएगा, निगेटिव आया मतलब नीचे आएगा, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास कोन के अंदर आएगा, है ना, यहां कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। माइनस r/16 मतलब r/16 नीचे, ठीक है, r/16 नीचे सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए मैंने, ठीक है। आप उसको 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कि 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से कैसे आएगा। कैसे करते? ऐसे सोच लेते हैं, ये m है और ये भी m है, ये पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ती है आपको। कितनी आती है? 3r/8 प्लस r/2, और सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा। तो वो डिस्टेंस निकालते, और उसमें से फिर अपने को ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए थी, तो अपने को ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ती है ना। तो उससे भी कर सकते थे, सिंपल कोऑर्डिनेट फॉर्म से भी कर सकते थे। हाँ, दोनों से आ जाएगा। आप इसको 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो, कि दोनों इक्वल मास हैं, m और m, उनके बीच का सेपरेशन मुझे लिखना पड़ेगा, ये होगी उनके बीच की डिस्टेंस 3r/8 प्लस r/2, ठीक।
तो उनके मिड पॉइंट निकाल लेंगे और फिर मुझे ये मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा कि वो मिड पॉइंट ओ से कितनी दूर है। तो ऐसे कंबाइंड क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो आपने पीछे चीजें सीखी ना उन पे बेस्ड ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको 2 होमवर्क दिया है सेंटर ऑफ मास का, आपको आज के होमवर्क के लिए सेंटर ऑफ मास से वही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपना आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं।